Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, 12th क्लास की जियोग्राफी में अपना जो चैप्टर 7th मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेस चल रहा है, उसका आज अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं? एनर्जी सोर्सेस आर मिनरल सोर्सेस विच आर इंपॉर्टेंट टू जनरेट पावर। तो एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं? जो पावर जनरेट करते हैं। इस पावर का यूज अपने डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे उनको अपने 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक तो रिन्यूएबल सोर्सेस हो जाएंगे, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हो जाएंगे, या कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस। यहाँ अपने जो आज पढ़ेंगे वो कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस या परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें कौन कौन से आएंगे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनको अपने फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कह देते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, ये आएंगे कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस में। इस चैप्टर में अपने इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कोल के बारे में। कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस का मीनिंग कि जो सोर्सेस पुराने टाइम से अपने यूज़ करते आ रहे हैं, 100-150 साल हो गए जिनको यूज़ करते हुए कम से कम, उनको अपने कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस में, या 100-150 साल तो क्या भी मतलब ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है। कोल और ये पेट्रोलियम को उनको तो लगभग हो गए 150 साल, ठीक है, यूज़ करते हुए। तो इसलिए इनको अपने कन्वेक्शनल मतलब जो परंपरागत तरीके से अपने यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हो गया कोल। कोल एक इंपॉर्टेंट एनर्जी मिनरल है जिसका यूज मेनली अपने थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एनर्जी सोर्स की फॉर्म में कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। पहले रेलगाड़ी में जो इंजन थे वो भी, उसमें भी कोल का यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो डिवर्सिफाई यूजेस हैं कोल के। कोल की अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोल डिपॉजिट्स जो हैं वो 2 जियोलॉजिकल एजेस में इंडिया में मिलते हैं। उसमें एक तो आता है गोंडवाना एज और सेकंड है उसमें
टर्शरी एज, इन दोनों की ही अपने बात करेंगे। पहले गोंडवाना के बारे में पढ़ेंगे, फिर टर्शरी के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और इसमें कि इंडिया में जो कोल डिपॉजिट्स हैं उनका 80% जो कोल रिजर्व हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, वो जो अपने कह दे बिटुमिनस टाइप का जो कोल होता है और नॉन कोकिंग कोल, 80% जो रिजर्व हैं वो बिटुमिनस और नॉन कोकिंग कोल के इंडिया में मिलते हैं। अब अपने बात करें कि जो गोंडवाना एज के कोल रिजर्व हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, वो अपने को कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो गोंडवाना एज के जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कोल फील्ड है, कोल रीजन है, वो दामोदर वैली कोल फील्ड, दामोदर वैली कोल फील्ड जो है वो गोंडवाना एज का सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। इस कोल फील्ड में कौन कौन से कोल फील्ड या कोल माइंस मेनली आती है, तो उसमें एक तो हो जाएगी आपकी रानीगंज, ये इंडिया की फर्स्ट माइन थी। दूसरी उसमें हो जाएगी झरिया, ये इंडिया की लार्जेस्ट माइन है, ये फर्स्ट माइन है, ये लार्जेस्ट माइन है। फिर है बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा, ये हो गए दामोदर वैली कोल फील्ड के रीजन। और ये जो रीजन है दामोदर वैली कोल फील्ड में, ये अपने स्टेट वाइज बात करें तो ये अपने को मिलेंगे झारखंड, वेस्ट बंगाल रीजन में। झारखंड वेस्ट बंगाल रीजन में अपने को दामोदर वैली कोल फील्ड के अंदर ये 5 कोल फील्ड मिलते हैं। इसके अलावा भी गोंडवाना एज के जो कोल डिपॉजिट्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं, अपने को दूसरी जो वैलीज हैं उससे एसोसिएटेड वैली है, अदर एसोसिएटेड कोल फील्ड प्रेजेंट इन वैलीज ऑफ गोदावरी, महानदी एंड सोन। तो उससे मिलते जुलते ही गोंडवाना पीरियड के जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो अपने को गोदावरी, महानदी और सोन वैलीज में अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं, तो उसमें एक आ जाएगा जैसे कोल फील्ड की अपने बात करें तो कोल फील्ड में सबसे फर्स्ट आ जाएगा इसमें सिंगरौली। सिंगरौली कोल फील्ड जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलता है। सिंगरौली कोल फील्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा कोरबा मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, फिर तलचर एंड रामपुर ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। इसके अलावा चांदा, वर्धा, कंपेटी एंड बंडेर ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। इसके अलावा
सिंगरैनी, ये तेलंगाना में, और पंडूर, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गए गोंडवाना पीरियड के। इसके बाद टर्शरी एज जो है उसमें भी कोल डिपॉजिट्स इंडिया में अपने को मिलते हैं। उसमें टर्शरी एज की बात अपने करें तो टर्शरी एज में जो कोल डिपॉजिट्स अपने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उसमें अपने बात करें मेघालय। मेघालय में धरणगिरी, चेरापूंजी, मेवलॉन्ग और लैंगरिन, यहाँ पे अपने को कोल डिपॉजिट मिलते हैं। असम में माकूम और जयपुर में। अरुणाचल प्रदेश नामचिक, नामफुक और जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट। इसके अलावा जो ब्राउन कोल है, जिसको अपने लिग्नाइट कह देते हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं अपने को तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मिलते हैं। तो ये कोल के बारे में हो गया, कोल डिपॉजिट्स के बारे में हो गया। एक चीज़ पैराग्राफ में आपके और बता रखी है, सिंगरैनी जो कोल फील्ड है तेलंगाना का, उसके बारे में। वहाँ पे जो कोल माइनर्स हैं, वो जो माइंस होती हैं उस पे अंदर जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके लेवल का पता लगाने के लिए चिड़ियों की हेल्प लेते हैं, बर्ड्स की हेल्प लेते हैं और लेवल चेक करते हैं कि उसमें 0.15 है या 0.30% है, कितना है। तो उस पर कंडीशन देखी जाती है कि बर्ड को उसके अंदर ले जाया जाता है, पिंजरे में ले जाया जाता है। तो जब ऑक्सीडिटी वहाँ अपने कहते हैं, सॉरी, पॉइजनस बढ़ता है जो गैस का, तो वो फड़फड़ाने लग जाता है, रिएक्शन चेंज हो जाता है, डेड भी हो जाते हैं। तो उससे उनको ये मालूम लग जाता है कि वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है या नहीं है। अगर नॉर्मल रहता है तो मतलब वहाँ पे नहीं है। कई तरह के इक्विपमेंट भी आ गए, लेकिन फिर भी जनरली क्या है कि जो माइनर्स होते हैं वो इस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर ये जिंदा रह जाती हैं या नॉर्मल रहती है तो मतलब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है और अपनी लाइफ इससे सेव रह सकती है। ये भी इसमें बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है अपना पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अपने बात करें तो
ये टर्शरी एज की सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। टेंथ में आपको जैसे बताया था कि ये एंटीक्लाइन सिनक्लाइन ऐसे जो रॉक्स होती हैं उसके अंदर पोरस नॉन पोरस लेयर का जो सिस्टम होता है, लेयर नॉन पोरस होगी, बीच में पोरस आ गई, नॉन पोरस होगी, तो ये जो पोरस रॉक है उसमें मिलता है, उसके ऊपर नॉन पोरस, उसके नीचे नॉन पोरस जो लेयर होती है ऐसी एंटीक्लाइन सिनक्लाइन पोजीशन में ये मिलता है। मान लो इसकी यहाँ पे इसका डिपॉजिट है तो ये पोरस रॉक होगी, लाइमस्टोन की या ऐसे कोई हो सकती है, और इसके ऊपर नॉन पोरस रॉक होती है। अब जब इनकी ड्रिलिंग करते हैं तो इस नॉन पोरस रॉक को ड्रिल कर देते हैं, नीचे इसका पोरस रॉक में कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, ये नॉन पोरस और ये भी नॉन पोरस, और ये बीच वाली जो होती है यहाँ पे इसका डिपॉजिट मिलता है वो पोरस होती है, लाइमस्टोन की हो सकती है। तो ऐसे इनके डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लिक्विड या गैसियस स्टेट में, जिनका डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये इसके बारे में बताया हुआ है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये मिलता कहाँ है, किस एज में मिलता है। इसके बाद इंडिया में अपने पेट्रोलियम की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1956 में होती है, उसके बाद से ही जो पेट्रोलियम है उसका एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो है वो सिस्टेमेटिकली स्टार्ट होता है। इससे पहले बिफोर दिस जो अपने पास डिगबोई एक ही पेट्रोलियम फील्ड था असम के अंदर, उसके बाद 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सिस्टमेटिकली ढंग से होता है। पहले जैसे अपने बताया कि सिर्फ डिगबोई असम में एक ऑयल फील्ड था, उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हुआ इसके एक्सप्लोरेशन में, इसके प्रोडक्शन में, इसके प्रोडक्शन रीजन में नए प्रोडक्शन रीजन एक्सप्लोर किए गए। मेनली जो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन रीजन है वो अपने को जो इंडिया का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पार्ट है इंडिया के, वहाँ पे अपने को जो पेट्रोलियम है उसका प्रोडक्शन मिलता है, या अपने कह सकते हैं कि पेनिसुलर इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक्स, असम, गुजरात और बॉम्बे हाई जो ऑफशोर रीजन है मुंबई के कोस्ट से ओशियन के अंदर। इसके अलावा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है इसने कुछ नए एरियाज जो ईस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी, ठीक है, और कावेरी बेसिन में नए ऑयल फील्ड की भी डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन अपने कह सकते हैं किया है। तो अपने इंडिया में ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, मेनली अभी जैसे अपने बात की कि असम, गुजरात और बॉम्बे हाई रीजन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले आएगा असम। असम में कौन कौन से कोल फील्ड हैं? डिगबोई, नाहरकटिया, हुग्रीजन, मोरान एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद गुजरात में अंकलेश्वर,
यूनेस, मेहसाना, कसम्बा, ये। और मुंबई हाई जो पहले बॉम्बे हाई था वो मुंबई कोस्ट से 160 किलोमीटर ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब ओशियन के अंदर, जो अरेबियन सी है उसके अंदर, मतलब यहाँ पे ये मुंबई हो गया, तो ये ओशियन के अंदर है। यहाँ पे ऑफशोर रीजन ये होता है जो कोस्ट के पैरेलल मिले, ऑफशोर रीजन शोर के पैरेलल मिले, तो ये मुंबई हाई है। इसके अलावा कुछ और रीजन भी, जिसमें कृष्णा गोदावरी और एंड कावेरी बेसिन में भी एक्सप्लोरेशन हुआ है। ठीक है, इसके साथ अपने यूटिलाइजेशन की बात भी करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम का यूज या यूटिलाइजेशन डिवर्सिफाइड है, और पेट्रोलियम अपने को मिलता भी कम अमाउंट में, अपने कह दें कि ये स्कार्सिटी में मिलता है। इसीलिए जो पेट्रोलियम है इसको अपने लिक्विड गोल्ड भी कह देते हैं, ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी एंड डिवर्सिफाइड यूजेस। ठीक है, अब डिवर्सिफाइड यूजेस क्या है कि जो भी इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो उनके जो कंबशन इंजन है उसमें फ्यूल की फॉर्म में इसे यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है, और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसमें आपका आ गया सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर, सॉप, कॉस्मेटिक्स, वैसलीन, मेडिसिन्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, ये भी प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने ऑयल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। लेकिन जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डिफरेंट टाइप्स के और भी ऑयल इसमें बनते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि ये सारे ऐसे ही अलग अलग फॉर्म में अपने को मिल जाते हैं, प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाते हैं। जो अपने को पेट्रोलियम मिलता है वो क्रूड फॉर्म में या क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है। क्रूड ऑयल की फॉर्म में अपने को जो पेट्रोलियम है वो मिलता है, तो क्रूड ऑयल होता है। अब क्रूड ऑयल में मिक्सिंग होती है, इम्प्योरिटीज होती है, तो उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए अपने रिफाइनरी में इसको रिफाइंड करते हैं। रिफाइनरी में रिफाइंड करते हैं तो इंडिया में, ज़्यादा नहीं आपके बताया हुआ, इंडिया में दो टाइप की रिफाइनरी मिलती है, एक तो फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। रिफाइनरी में इनको प्यूरिफाई किया जाता है, क्रूड ऑयल प्लस इम्प्योरिटी विद इम्प्योरिटीज, अपने ऐसे कह सकते हैं विद इम्प्योरिटीज। तो रिफाइनरी में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। रिफाइनरी दो हैं, एक तो फील्ड बेस्ड रिफाइनरी
और एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी डिगबोई जो असम में है, और मार्केट बेस्ड रिफाइनरी जिसका एग्जांपल बारौनी बिहार में आपकी बुक में बताया हुआ है। तो ये है पेट्रोलियम। अब लास्ट है अपना नेचुरल गैस। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक प्योर फ्यूल होता है जो लेस कार्बन एमिशन करता है। इसे अपने डोमेस्टिक यूज़ में गैस सिलेंडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी इसे फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है जिसमें लेस जो अपनी कह दें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इंडिया में नेचुरल गैस एक पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग में द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1984 में की गई, जो नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्ट और मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जनरली जो नेचुरल गैस है वो जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं सभी में इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो स्पेसिफाइड रीजन है उसमें इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक आपका आ जाएगा इसमें उड़ीसा। इसके अलावा राजस्थान, त्रिपुरा और ऑफशोर रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थी आपकी नेचुरल गैस, और ये अपना टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें अपने कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस आज कर लिए हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसमें से अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।